आज हम गुजरात के तट पर एक ऐसी रेलवे लाइन की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ लोहा और कंक्रीट से नहीं बन रही, बल्कि आस्था, व्यापार और भविष्य की उम्मीदों को कह सकते हैं एक साथ जोड़ रही है। बिल्कुल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात की ओखा कानालूस रेल लाइन को डबल करने की मंजूरी दी है। हमारे पास सरकारी ऐलान है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और इस इलाके की थोड़ी जानकारी भी है। तो आज का मकसद ये समझना है कि कागज पर दिखने वाली ये परियोजना जमीन पर क्या मायने रखती है और क्यों ये सिर्फ पटरियां बिछाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल। पहली नजर में ये एक सामान्य सा रेलवे अपग्रेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसके भूगोल को देखते हैं, इससे जुड़े उद्योगों को देखते हैं, तो समझ आता है कि ये सौराष्ट्र की आर्थिक धमनी को मजबूत करने जैसा है। अच्छा, मतलब एक छोटा बदलाव जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, सरकार ने असल में ऐलान क्या किया है? ये देवभूमि द्वारका में 141 किलोमीटर लंबी कानालूस ओखा रेल लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, डबल करना मतलब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। देखिए, अभी ये एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन। हाँ, इसका मतलब है कि एक ही पटरी पर ट्रेनें आती भी हैं और जाती भी हैं। हो, यानी किसी पतली सड़क जैसा हाल, जहां एक गाड़ी को साइड में रोकना पड़ता है ताकि दूसरी निकल सके। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसमें तो काफी समय बर्बाद होता होगा। बहुत ज्यादा, खासकर मालगाड़ियों का। इसी को रेलवे की भाषा में क्रॉसिंग कहते हैं। अच्छा, क्रॉसिंग। जी, जहां एक ट्रेन को घंटों साइड वाली लूप लाइन पर इंतजार करना पड़ता है। तो दोहरीकरण या डबलिंग का मतलब है कि अब दो पटरियां होंगी, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। एक एक्सप्रेसवे की तरह। बिल्कुल, एक रेलवे एक्सप्रेसवे। इससे ट्रेनों की आवाजाही बिना रुके हो सकेगी और क्षमता वो तो कई गुना बढ़ जाएगी। और देरी लगभग खत्म। हाँ, देरी लगभग खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। ये 2781 करोड़ की जो रकम है, ये सिर्फ इसी लाइन के लिए है? क्योंकि 141 किलोमीटर के लिए ये सुनने में काफी ज्यादा लग रही है। यहाँ एक दिलचस्प पेंच है जो हमारे स्रोतों से पता चलता है। अच्छा। सरकार की जो आधिकारिक सूचना है, उसमें ये रकम दो परियोजनाओं के लिए एक साथ बताई गई है। ओह, दो के लिए? हाँ, एक तो गुजरात की ये ओखा कनालूस लाइन और दूसरी महाराष्ट्र में बदलापुर कर्जत के बीच एक नई लाइन। तो ये एक तरह का बंडल पैकेज है। जी। मतलब ये पूरी रकम सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, ये बात साफ करना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में सिर्फ ओखा कानालूस हिस्से की लागत करीब 1457 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन जब तक मंत्रालय से अलग अलग आंकड़े नहीं आते, हमें इसे एक संयुक्त पैकेज के तौर पर ही देखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पटरियों को डबल किया जा रहा है, ये तो साफ है। जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में हजारों किलोमीटर की लाइनें हैं, तो इसी 141 किलोमीटर के टुकड़े में ऐसा क्या खास है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है कि आखिर सरकार ने इसी को क्यों चुना? देखिए, ये लाइन सौराष्ट्र में विरांगम ओखा कॉरिडोर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। आखिरी हिस्सा? हाँ, जो आपको सौराष्ट्र तट के एकदम सिरे तक ले जाता है। ओखा इसका आखिरी स्टेशन है और कानालूस जामनगर के पास एक बड़ा जंक्शन है। ठीक है। इस लाइन को प्राथमिकता देने के पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़े और बिल्कुल अलग अलग कारण हैं। दोहरे उद्देश्य, मतलब ये सिर्फ माल ढुलाई या सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्रोतों में द्वारका का जिक्र बार बार आ रहा है। और यहीं पर यह प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसका पहला मकसद है द्वारका और बेट द्वारका आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देना, जो भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। जी। और दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण मकसद है व्यापार। व्यापार। हाँ, ओखा एक ऐसा बंदरगाह है जहां से कोयला, सीमेंट, नमक जैसे जरूरी सामान की ढुलाई होती है। मतलब ये एक दिलचस्प संगम है ना? जहां तीर्थयात्रियों की श्रद्धा की गाड़ी और उद्योगों के मुनाफे का माल दोनों एक ही पटरी पर दौड़ेंगे। बिल्कुल। क्या अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ साधने की कोशिश करें? बहुत कम। और यही इस प्रोजेक्ट की खासियत है। ये एक ही तीर से दो निशाने साधने जैसा है। एक तरफ आस्था और पर्यटन और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स को मजबूती। तो ये एक स्मार्ट निवेश है। जी, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के फायदे देगा। चलिए इन फायदों पर और गहराई से बात करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से क्या उम्मीद की जा सकती है? सबसे बड़ा और ठोस फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा और जो सीधा फायदा है वो है माल ढुला की क्षमता में जबरदस्त इजाफा। कितना?
मंत्रालय का अनुमान है कि इससे हर साल लगभग 18 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोने की क्षमता पैदा होगी। 1 मिनट, 18 मिलियन टन? जी ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? जरूर, इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग 10 लाख पूरी तरह से भरे हुए ट्रकों के बराबर का माल है। 10 लाख ट्रक? हाँ, कल्पना कीजिए कि हर साल 10 लाख ट्रक का ट्रैफिक सड़कों से हटकर पटरियों पर आ जाएगा। ये सौराष्ट्र के सीमेंट, नमक और कोयला उद्योगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? उन्हें अपना माल बंदरगाह तक लाने ले जाने के लिए एक तेज और भरोसेमंद रास्ता मिलेगा। और यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? क्या द्वारका जाने वालों को इसका सीधा असर महसूस होगा? निश्चित रूप से। मतलब त्योहारों के समय जो भीड़ और ट्रेनों की लेटलातीफी होती है, उसमें कुछ कमी आएगी? बिल्कुल, यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा समय की पाबंदी। ट्रेनें लेट कम होंगी। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में रेलवे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला पाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभी सिंगल लाइन की वजह से एक भी अतिरिक्त ट्रेन चलाने से पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। डबल लाइन होने पर ये समस्या नहीं रहेगी। तो हाँ, द्वारका की यात्रा करने वालों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। जी बिल्कुल। स्रोतों में कुछ आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी। जी। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा और कार्बन उत्सर्जन में 16 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी। लेकिन क्या ये सभी अनुमान थोड़े ज्यादा आशावादी नहीं लगते? आपका सवाल जायज है। अक्सर सरकारी परियोजनाओं के कागजी फायदे जमीनी हकीकत से अलग होते हैं। देखिए, ये अनुमान इस आधार पर लगाए जाते हैं कि कितना ट्रैफिक सड़क से रेल पर शिफ्ट होगा। और ये एक सच्चाई है कि रेल परिवहन सड़क की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल है। तो अगर ये प्रोजेक्ट वाकई उद्योगों को आकर्षित कर पाया? हाँ, अगर वो सड़क की जगह रेल का इस्तेमाल करने लगे तो ये आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं। और इसका सीधा फायदा पर्यावरण को होगा। पर्यावरण को और देश की ईंधन आयात पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम होगी। आपने शुरू में एक नेटवर्क प्रभाव की बात की थी, ये क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये सबसे जरूरी है। अच्छा। यह सिर्फ 141 किलोमीटर की लाइन को सुधारना नहीं है, इसे एक चेन की तरह देखिए। ठीक है। अहमदाबाद राजकोट लाइन पहले से डबल है। राजकोट कानालूस लाइन को डबल करने का काम पहले से चल रहा है। अच्छा, वो चल रहा है। जी, और कानालूस ओखा इस चेन की आखिरी और सबसे कमजोर कड़ी थी। तो ये उस आखिरी कड़ी को जोड़ने जैसा है। बिल्कुल। मतलब जब ये पूरा हो जाएगा तो अहमदाबाद से लेकर गुजरात के तट पर ओखा तक एक बिना रुकावट वाली हाई कैपेसिटी डबल ट्रैक लाइन, एक सुपर हाईवे जैसी लाइन तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सुपर हाईवे की आखिरी अधूरी सड़क को पूरा करने जैसा है। और इसके पूरा होते ही पूरी चेन की ताकत और रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। जी, ये पूरे सौराष्ट्र की रेल रीढ़ को मुकम्मल कर देगा। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन इसे हकीकत में बदलने में चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। क्या सरकारी घोषणा में कोई समय सीमा बताई गई है कि ये कब तक पूरा होगा? नहीं, घोषणा में कोई निश्चित तारीख या डेडलाइन नहीं दी गई है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जी, मंजूरी मिलना तो प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। और वो काम क्या होगा? मतलब अब आगे क्या? अब सबसे पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को अंतिम रूप देना होगा। डीपीआर, ठीक है। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसमें प्रोजेक्ट की लागत से लेकर हर नट बोल्ट तक का हिसाब होता है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी और फिर निर्माण के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। इन सब कामों में समय लगता है। तो इसमें जोखिम क्या हो सकते हैं? कौन सी बातें इस प्रोजेक्ट को धीमा कर सकती हैं? कुछ मुख्य जोखिम है। पहला, जमीन अधिग्रहण। वो तो हमेशा ही एक मुद्दा रहता है। हाँ, भले ही ज्यादातर जमीन मौजूदा पटरी के साथ ही चाहिए होगी, फिर भी कहीं कहीं अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ सकती है, जो हमेशा एक संवेदनशील प्रक्रिया होती है। और दूसरा जोखिम है लागत का बढ़ना। अक्सर प्रोजेक्ट जब तक पूरा होता है, महंगाई की वजह से उसकी असल लागत मंजूर हुई लागत से बढ़ जाती है। और कोई बड़ा जोखिम? सबसे बड़ा जोखिम है तालमेल का। तालमेल किसके बीच? रेलवे और बंदरगाहों के बीच। सिर्फ रेलवे के पटरी बिछा देने से माल ढुलाई अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। ये एक बहुत जरूरी बात है। जी। मतलब अगर रेलवे ने अपनी तरफ से एक 4 लेन हाईवे बना दिया, लेकिन आगे बंदरगाह पर माल उतारने चढ़ाने के लिए एक पतली सी गली ही है, तो हाईवे पे जाम लग जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर ट्रैक तैयार हो जाए लेकिन बंदरगाह के टर्मिनल, गोदाम और साइडिंग
उतनी तेजी से माल हैंडल न कर पाएं तो पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और निजी बंदरगाह ऑपरेटरों के साथ गहरा समन्वय की जरूरत होगी। बिल्कुल, सफलता सिर्फ रेलवे के हाथ में नहीं है। तो आखिर में इसका क्या मतलब है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस सबसे किसको और कैसे फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो स्थानीय अर्थव्यवस्था और वहां रहने वाले लोगों को होगा। कैसे? अनुमान है कि इससे लगभग 585 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और 32 लाख की आबादी वाले जिलों में पर्यटन और व्यापार से रोजगार और आमदनी बढ़े भी। और तीर्थयात्रियों और उद्योगों का तो हमने जिक्र कर ही लिया है। हाँ, उनकी यात्रा और व्यापार दोनों आसान हो जाएंगे। यात्रा ज्यादा आरामदायक और समय पर। और उद्योगों को अपना माल लाने ले जाने में कम लागत आएगी और समय बचेगा, जो मेक इन इंडिया और निर्यात को भी बढ़ावा दे सकता है। और बड़े स्तर पर भारतीय रेलवे और पूरे देश को फायदा होगा। एक ज्यादा कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनेगा, ईंधन बचेगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रूटीन रेलवे अपग्रेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक निवेश है जो आस्था के एक बड़े केंद्र और व्यापार के एक अहम बंदरगाह को देश की मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ता है। जी। और जैसा कि आपने साफ किया, इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इसे कितनी तेजी से और कितने अच्छे तालमेल के साथ पूरा किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। बताइए। जो इस प्रोजेक्ट के असल मकसद को दिखाता है। इस परियोजना की असली सफलता सिर्फ ट्रैक बिछाने या ट्रेनें तेज चलाने से नहीं मापी जाएगी। तो फिर किससे? असली पैमाना ये होगा कि यह तटीय शिपिंग के पूरे इकोसिस्टम के साथ कितनी अच्छी तरह जुड़ता है। तटीय शिपिंग मतलब समुद्र के रास्ते माल भेजना? हाँ। क्या ये प्रोजेक्ट ओखा को कंटेनर वाले तटीय कार्गो के लिए एक बड़ा केंद्र बना सकता है? अच्छा, मतलब? कल्पना कीजिए कि गुजरात में बना सामान दक्षिण भारत के राज्यों तक ट्रकों से हजारों किलोमीटर सड़क पर जाने के बजाय रेल से ओखा बंदरगाह पहुंचे और वहां से जहाज के जरिए सीधे चेन्नई या कोची पहुंच जाए। ओह, ये तो लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल। यह न केवल सड़कों पर भीड़ कम करेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत में भी भारी कमी लाएगा। तो यही इस परियोजना का असली परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है। जी, ये सिर्फ एक लाइन का दोहरीकरण नहीं बल्कि भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को बदलने की एक अहम कड़ी साबित हो सकता है।